दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन आज मेवाड़ के इतिहास में आगे चर्चा करते हैं। मेवाड़ के इतिहास में अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में महाना कुंभा के जो विजय अभियान थे उनके बारे में अपन चर्चा कर लिए थे। आज महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी सबसे पहले बात करेंगे स्थापत्य कला की। जो महाराणा कुंभा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे जो चित्तौड़ में, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, महाराणा कुंभा ने कल अपन ने पढ़ा था, महाराणा कुंभा ने 1437 में सहारनपुर का युद्ध जीता था। ठीक है, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में जो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। एक 9 मंजिला इमारत थी जो विजय स्तंभ। ठीक है, अपन आगे चर्चा करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, विजय स्तंभ ये 9 मंजिला इमारत है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो 9 मंजिला है, इसकी जो चौड़ाई है 30 फीट है और जो लंबाई है इसकी, जो ऊंचाई है 122 फीट ऊंची है, 122 फीट ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 122 फीट और लंबाई है, जो चौड़ाई है इसकी 30 फीट है। और इसके जो उपनाम है या अन्य नाम है, जो कीर्ति स्तंभ, विष्णु मंदिर यानी विष्णु ध्वज है और गरुड़ ध्वज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अन्य नाम। ठीक है, देखिए जो इसका अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ। देखिए कीर्ति स्तंभ इसलिए नाम रखा गया कि उस समय जो सहारनपुर के विजय को जीतने के बाद में महाराणा कुंभा की कीर्ति बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। यानी उनका जो चर्चा वो यानी चर्चा में आ चुके थे। महाराणा कुंभा बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी उनकी। तो उनकी यानी एक प्रकार से बोल सके भाई महाराणा कुंभा की जो कीर्ति चारों तरफ फैल चुकी थी। ठीक है, यानी प्रसिद्धि, कीर्ति का मतलब है प्रसिद्धि चारों तरफ फैल चुकी थी। विष्णु ध्वज का मतलब है कि देखिए इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट अपन जो एंट्री करते हैं जो विजय स्तंभ में, इसमें सामने जो एक बड़ी विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, इसलिए विष्णु ध्वज कहते हैं इसको, विजय स्तंभ को। फिर गरुड़ ध्वज इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो वाहन होता है वो गरुड़ होता है। ठीक है, भगवान विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़ होता है, इसलिए गरुड़ ध्वज कहते हैं। और मूर्तियों का अजायबघर इसलिए कहते हैं। इसकी जो सभी जो मंजिलें, 8वीं मंजिल को छोड़कर सभी मंजिलों में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, इसलिए मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं इसको, विजय स्तंभ को। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश इसलिए कहा जाता है कि जो इतनी मूर्तियां हैं वो भारत की जो मूर्ति कला के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, या भारत की प्रत्येक जो यानी मूर्ति कला यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, इसलिए भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। 30 फीट चौड़ा है और 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है। 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं है इसमें। ठीक है, 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल में इसमें जो 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है।
9 12 ला शब्द लिखा हुआ है तीसरी मंजिल में। जो इसके जो वास्तुकार थे वो जैता, पूंजा, पोमा और नापा थे। पूंजा, पोमा और नापा जैता के पुत्र थे। ठीक है, पूंजा, पोमा और नापा जैता के पुत्र थे। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ पूंजा, पोमा और नापा जैता के पुत्र थे। हालांकि एग्जाम्स में कोई नहीं पूछेगा भाई जैता के पुत्र कौन कौन थे, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 9 12 ला शब्द लिखा हुआ था तीसरी मंजिल में। ठीक है, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। इसका जो महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए जो ऊपर वाली जो बिल्डिंग एक बार टूट गई थी, ठीक है, उस समय इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, मूर्ति 8वीं मंजिल में नहीं है। जो पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है, 9 मंजिला था विजय स्तंभ। इसमें जो 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं है, 122 फीट ऊंचा है। और जो कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है यहाँ पर, इसके जो लेखक थे वो अत्रि और अत्रि का बेटा महेश थे। ठीक, ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई यहाँ पर। इसके लेखक थे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अत्रि और अत्रि का बेटा महेश। फिर इसके बाद में देखिए मैं आपको ये बता दूं दिया कि जो पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये ऐसी जो राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये जो विजय स्तंभ है राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए जो 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ पे लिख देता हूं। डाक विभाग द्वारा 15 अगस्त 1949 को जो विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था और राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए जो जेम्स टोड ने जो विजय स्तंभ की तुलना की है दिल्ली में जो स्थित है कुतुब मीनार से तुलना की है, देखो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, मिटा कर लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से किया और जो फर्ग्यूसन ने किया तो रोम में स्थित है टार्जन टावर, तो रोम में स्थित टार्जन टावर से फर्ग्यूसन ने की तुलना विजय स्तंभ की। ठीक है, देखो जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से की है विजय स्तंभ की तुलना और फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम में स्थित टार्जन टावर से की है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं विजय स्तंभ की ही आगे। भाई ये जो लोगो भी है, ठीक है, विजय स्तंभ किस किस का लोगो अपन बात करते हैं। देखिए राजस्थान पुलिस का लोगो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान पुलिस का लोगो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। और जो एक संगठन है वीर सावरकर का,
ठीक है। अभिनव भारत उसका भी लोगो है। ठीक है। वीर सावरकर ने ये संगठन बनाया था, ये अभिनव भारत, इसका भी लोगो है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो, राजस्थान पुलिस का लोगो। राजस्थान पुलिस की वर्दी पर देखना कभी कंधे पर विजय स्तंभ का जो चित्र बना हुआ मिलेगा, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनके ऊपर भी आपको विजय स्तंभ का जो चित्र मिल जाएगा। ठीक है। अभिनव भारत जो है वीर सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में बनाया गया था ये संगठन। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे। जो देखिए यहाँ तक ये विजय स्तंभ की अपन चर्चा की थी, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। इसको भी कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, या अब आप ये मत समझना कि भाई कीर्ति स्तंभ तो विजय स्तंभ को बोलते हैं। चित्तौड़ में एक और है कीर्ति स्तंभ, लेकिन उसको जैन कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। वो 7 मंजिला है और ये 9 मंजिला है। ठीक है। अपन इससे आगे बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ की। ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ की बात कर रही है, चित्तौड़ में ही है और ये 7 मंजिला है। ठीक है। 12वीं शताब्दी में जो जैन व्यापारी जीजा साहब वगैरवाल ने बनाया था। ठीक है। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 12वीं शताब्दी में जीजा साहब वगैरवाल ने बनवाया था और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ की बात किया अपन ने, ये चित्तौड़ में 7 मंजिला ये, और जो विजय स्तंभ जो था वो 9 मंजिला था। ये 12वीं शताब्दी में जीजा साहब वगैरवाल के द्वारा बनवाया गया था। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है। इसे भगवान आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। भगवान आदिनाथ जो आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है, भगवान आदिनाथ को समर्पित होने के कारण आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है इसको, जैन कीर्ति स्तंभ को। ठीक है। अपन यहाँ तक बात कर ली जैन कीर्ति स्तंभ की। फिर आगे चर्चा करते हैं कुंभ, जो अब महाराणा कुंभा द्वारा कुंभल किला भी बनवाया गया था, उसकी बात करते हैं। देखिए कवि राजा श्यामल दास ने उस अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा था कि भाई मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है। ठीक है। कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। देखिए जो ये बात कही थी कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कही थी। ठीक है। जो 84 में से 32 दुर्गों वाली बात है कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार है। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ और मारवाड़ सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है कि भाई मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो मेवाड़ स्टार्ट हो जाता है, दूसरी तरफ मारवाड़ की सीमा स्टार्ट हो जाती है। यानी
कुंभलगढ़ दुर्ग से मेवाड़ और मारवाड़ को देखा जा सकता है। ये यहाँ की जो कुंभलगढ़ दुर्ग से मेवाड़ और मारवाड़ का ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसलिए मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। और इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये मेवाड़ की संकट मोचक राजधानी है, ठीक है। संकट मोचक राजधानी का मतलब ये होता है कि भाई अगर मेवाड़ में किसी दुश्मनों द्वारा आक्रमण किया जा सकता था तो उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग में आकर आराम से रहा जा सकता था, ठीक है, आक्रमण से बचा जा सकता था। इसलिए जो मेवाड़ पर सीधे शब्दों में अपन माने तो मेवाड़ पर संकट आने के बाद में यहाँ पर रहा जा सकता था, ठीक है। ठीक है, मेवाड़ की संकट मोचक राजधानी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसका वास्तुकार था कुंभलगढ़ का, इसका जो वास्तुकार था मंडन था। ठीक है, वास्तुकार मंडन था। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई गई थी यहाँ पर, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसका जो लेखक था जो महेश था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्रशस्ति में राजाओं की जो प्रशंसा की जाती थी, ठीक है, प्रशस्ति में राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, उनके काम का जो काम होते थे, अच्छे कामों को इसमें लिखवाया जाता था, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक था जो महेश था, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का, धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया। कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी महल है जो कटारगढ़ है, ठीक है। देखिए कुंभलगढ़ किले का जो सबसे ऊपरी महल है उसे कटारगढ़ कहते हैं, ठीक है। जो एक कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, सबसे ऊपरी महल है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। और ये कुंभा का निजी आवास था जो कटारगढ़ है, जो ठीक है, कुंभा का निजी आवास था। फिर इसके बाद में बात करते हैं जो कुंभा ने और किले बनाए थे। देखिए जो इम्पोर्टेंट किला तो ये था, और भी जो दो चार है उनके मैं नाम बोल देता हूँ या उनका नाम लिखता हूँ, उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो है नहीं, ठीक है। देखिए एक अचलगढ़ किला है, अचलगढ़ किले का जो कुंभा के शासनकाल में पुनर्निर्माण करवाया गया था। सिरोही में अचलगढ़ किला, और बसंतगढ़ किला भी सिरोही में। ठीक है, कुंभा के शासनकाल में जो ये अचलगढ़ किला है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और जो बसंतगढ़ किला, ये भी जो कुंभा के शासनकाल में बनाया गया था, सिरोही में बनाया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में मचान दुर्ग की बात करते हैं। मचान दुर्ग भी सिरोही में है। देखिए जो मचान दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ पर मेर जाती थी, वहाँ पर जो ये परेशान करती रहती थी जो मेवाड़ के लोगों को, तो मचान दुर्ग को मेर जनजाति यानी मेर जाति के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। ठीक है, मचान दुर्ग बनाया गया था मेरों पर नियंत्रण के लिए। और एक भोमर दुर्ग बनाया गया था, भोमर दुर्ग उदयपुर में है, और भीलों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था।
ठीक है। देखिए किले बनाए थे, कुंभलगढ़ दुर्ग इंपॉर्टेंट था, उसकी और भी जानकारी थी जो अपने जो जानी है उसकी जानकारी। इसके साथ ही अचलगढ़ किला जो सिरोही में, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। बसंतगढ़ किला जो सिरोही में बनाया गया था। मचान दुर्ग जो मेरों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और बोमड़ दुर्ग जो उदयपुर में भीलों के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और जो मचान दुर्ग है ये सिरोही में, ठीक है। देखिए तीन तो ये सिरोही में ही है, बोमड़ दुर्ग उदयपुर में। लिख लेना आप मचानगढ़ जो मचान दुर्ग है वो सिरोही में, मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। सिरोही में है मचान दुर्ग भी, ठीक है। इसके बाद में जो मंदिरों की बात करते हैं, देखिए अब तक अपन ने किलों की बात की थी, तो कुंभा द्वारा कुछ मंदिर भी बनाए गए थे, ठीक है। अपन मंदिरों की बात करते हैं। देखिए कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया था। देखिए कुंभा ने जो ये कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया था, ये 3 जगह पर बनवाया था भाई। कुंभ स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है, 3 जगह पर बनाया था। चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में और जो कुंभलगढ़ में, ठीक है। चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। ठीक है। कुंभ स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है, कुंभा ने 3 जगह पर ये मंदिर बनवाए थे। चित्तौड़गढ़ में बनवाए थे एक भगवान विष्णु का मंदिर जो कुंभ स्वामी मंदिर, और कुंभलगढ़ में बनवाए थे एक मंदिर, और अचलगढ़ में जो अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कुंभ स्वामी मंदिर के बाद में जो श्रृंगार चौरी मंदिर, ठीक है, शांतिनाथ जैन मंदिर कहलाता जो श्रृंगार चौरी जो मंदिर है। जो देखे जो चित्तौड़ में कुंभा के एक मंत्री हुए थे जैन जो मंत्री वेल का भंडारी, ठीक है, उन्होंने जो श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। श्रृंगार चौरी मंदिर कुंभा के जो मंत्री हुए थे वेल का भंडारी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये जो शांतिनाथ जैन मंदिर है, जो श्रृंगार चौरी मंदिर है जो, इससे अपन सोच सकते हैं कि भाई कुंभा ओनली हिंदू राजा ही नहीं था, वो जैनों को भी जो जैन समुदाय है उसको भी सपोर्ट करता था। आगे अपन देखेंगे जो कुंभा के दरबारी विद्वान थे उनमें जैन विद्वान भी थे, ठीक है। फिर इसके बाद में रणकपुर के जैन मंदिरों की बात करते हैं जो पाली में, लेकिन जो रणकपुर के जैन मंदिर है ये 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धनकसा द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, ये जैन व्यापारी था, ये धनकसा जो जैन व्यापारी था इसके द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। जो कुंभा के जो मंत्री थे उन्होंने कुंभा से जमीन दान में मांगी थी, भाई हमें जमीन दो। तो कुंभा ने कहा कि भाई क्या करोगे, ये जो जैन मंत्री थे कुंभा के, इन्होंने बोला कि हम हमारे जो जैन समुदाय का मंदिर बनवाएंगे। तो कुंभा आप बोलते हैं भाई कितनी जमीन चाहिए, तो हमें खूब सारी जमीन चाहिए। तो कुंभा ने इनको 99 बीघा जमीन दान दी थी, ठीक है। जो जैन मंत्री थे कुंभा के दरबारी थे, इनको 99 बीघा जमीन दी थी कुंभा ने, ठीक है। वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर रणकपुर के जैन मंदिर बनवाते हैं, जैन व्यापारी धनकसा इन मंदिर को निर्माण करवाते हैं 99 बीघा जमीन पर, ठीक। इनमें जो चौमुखा मंदिर है वो सबसे प्रमुख है, ठीक है। जो रणकपुर के जैन मंदिरों में चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है।
ठीक है। 1439 ईस्वी में बनवाए गए थे, तो धनक साहब द्वारा बनवाए गए थे, जो ये रणकपुर के जैन मंदिर है जो, और इनमें चौमुख मंदिर जो प्रमुख है, ठीक है। श्रृंगार चौरी कुंभा के मंदिर वेल का भंडारी ने निर्माण करवाए थे इनका। शांतिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है श्रृंगार चौरी मंदिर को। कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा ने 3 जगह पर मंदिर बनाए थे। कुंभ स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में मंदिर बनवाए थे कुंभा ने, ठीक है। जो ये बात करें अपन रणकपुर के जैन मंदिर, इनके देखे जो वास्तुकार था देवपाग था, ठीक है। इनका जो वास्तुकार था वो देवपाग था, और इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, और इसको जो स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्तंभों का अजायब घर कहते हैं इसको। स्तंभों का अजायब घर इसलिए कहते हैं इसको, इसमें 1444 स्तंभ एक ही जो इन मंदिरों में। ठीक है, 1444 स्तंभ होने के कारण जो रणकपुर के जैन मंदिरों को जो स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। देखिए 1444 स्तंभ होने का मतलब यह है कि भाई मंदिर है, मंदिर के अंदर जो अपने मकानों में पिलर होते हैं, पिलरों पर छत डली हुई होती है, ऐसे करके इसमें 1444 जो स्तंभ है, ठीक है, इसलिए स्तंभों का अजायब घर कहते हैं इसको। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन कुंभा का जो साहित्य है, ठीक है, कुंभा के साहित्य के बारे में बात करते हैं अपन। कुंभा देखिए एक संगीतज्ञ था, ठीक है, राजा होने के साथ साथ एक महान संगीतज्ञ भी था। देखिए कुंभा साहित्य, कुंभा के साहित्य की बात करते हैं। कुंभा एक संगीतज्ञ था, कुंभा वीणा बजाया करता था। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि राजा तो युद्ध करने में करना चाहिए, लड़ाइयाँ करता होगा राजा, राजा का काम था युद्ध करना और लड़ाइयाँ, और सभी राजाओं को काम था। लेकिन देखिए महाराणा जो कुंभा थे वो संगीतज्ञ भी थे, और इसके साथ वो वीणा बजाते थे। ठीक है, वीणा बजाता बजाता ये जो महाराणा कुंभा। देखिए जो कुंभा की पुस्तकें हैं उनकी बात करते हैं अपन साहित्य में। देखिए सुधा प्रबंध है एक पुस्तक है इनकी जो कुंभा की, ठीक है, सुधा प्रबंध और कामराज रतिसार। ठीक है, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत में मानसा। ठीक है, और जो एक नेक्स्ट बुक है जो संगीत राज है, ठीक है। देखिए जो संगीत राज्य पुस्तक है, जो ये एक प्रमुख पुस्तक है, इसके 5 भाग है, ठीक है। मैं इनके 5 भागों के नाम ही बता देता हूँ। देखिए इसके जो संगीत राज को 5 भागों में डिवाइड किया गया। इसके 5 भाग और है भाई, जो संगीत राज के जो प्रथम भाग पाठ्य रत्न कोश है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये 5 भाग यहाँ पर है जो मैं पाठ्य रत्न कोश, जो गीत रत्न कोश,
वाद्य रत्न कोश है और एक रस रत्न कोश है। ठीक है, इनका मतलब है भाई यहाँ पे रत्न कोश लगाया हुआ होगा सभी में। देखिए पाठ्य रत्न कोश है, गीत रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, वाद्य रत्न कोश है और रस रत्न कोश है। कुंभा मानता था कि पहले पढ़ो, फिर गीत गाओ, फिर नाचो यानी नृत्य करो, फिर वाद्य यानी जो वाद्य बजाओ, फिर रस मिलेगा आपको। ठीक है, पढ़ोगे तब गीत गाओगे तब नाचोगे यानी डांस करोगे, फिर यानी जो वाद्य बजाओगे फिर रस मिलेगा। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। देखिए एक मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा था भाई, पढ़ोगे, गीत गाओगे, नाचोगे और वाद्य बजाओगे, रस फिर रस मिलेगा। ठीक है, आप आपके हिसाब से याद कर लेना। ये जो कुंभा की पुस्तकें थी, जो संगीत राज पुस्तक थी, इसके 5 भाग है। ये जो मैं लिख दिया आपके सामने। फिर इसके बाद में अपन बात करते कुंभा। देखिए जो टीकाएं भी लिखा था, कुछ टीकाएं लिखा था कुंभा। देखिए जो जयदेव के गीत गोविंद पुस्तक है उस पर टीका लिखा था, जो रसिक प्रिय है। ठीक है, देखिए टीका का मतलब ये होता है शॉर्ट, किसी भी, जैसे इनकी जो जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक है, इसका शॉर्ट रूप बनाना ही टीका कहलाता है। ठीक है, कुंभा इसका शॉर्ट नोट्स बना दे एक प्रकार से। मान लो महाराणा कुंभा जो गीत गोविंद का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। ठीक है, उसका नाम रखा रसिक प्रिया। ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद है उसके ऊपर टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने, रसिक प्रिया उसको नाम दिया था। फिर जो सारंगधर की जो संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। ठीक है, इसका नाम नहीं आता है अपने सामने। ठीक है, ओनली इसका नाम पता है। जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी थी रसिक प्रिया। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। ठीक है, और जो चंडी शतक, जो बाणभट्ट की पुस्तक है चंडी शतक, इस पर भी टीका लिखते हैं कुंभा। बाणभट्ट की जो ये पुस्तक है चंडी शतक है। ठीक है, 3 टीकाएं लिखते हैं कुंभा। जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखते हैं रसिक प्रिया। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखते हैं। बाणभट्ट की पुस्तक चंडी शतक पर टीका लिखते हैं। देखिए कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे थे। कुंभा मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ भाषा हुआ जानकार था। कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे। कुंभा जो मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ भाषा को जानकार था। ठीक है, मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ भाषाओं को जानकार था। कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे। ठीक है, अब अपन कुंभा की उपाधियों के, सॉरी पहले कुंभा की जो दरबारी विद्वानों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उपाधियों की बात करेंगे। शायद कल करेंगे उपाधियों की बात, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। आज हम जो कुंभा के जो दरबारी है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कुंभा के दरबारी विद्वान की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। देखिए कुंभा के एक दरबारी विद्वान हुए थे कान्यव्यास। कान्यव्यास ने एक पुस्तक लिखी थी एकलिंग महात्म्य। इंपॉर्टेंट पुस्तक है कान्यव्यास की, जो एकलिंग महात्म्य बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है एकलिंग महात्म्य के बारे में। वह एकलिंग महात्म्य पुस्तक किसकी है? ठीक है, या कान्यव्यास की एक पुस्तक का नाम बताओ, ऑप्शन में देते एकलिंग महात्म्य। ठीक है, इसका जो कुंभा ने
एक प्रथम भाग था इसका, ठीक है। एक लिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग को वापस कुंभा ने एडिट किया था, खुद लिखे थे कुंभा उसके प्रथम भाग को एडिट करके, उसका नाम है राजवर्णन। ठीक है, इसका नाम है राजवर्णन। एक राजा द्वारा लिखी गई है तो इसका नाम भी राजवर्णन रखा गया है। ठीक है, एक लिंग महात्म्य का प्रथम भाग, देखिए कान्व व्यास द्वारा लिखा गया था प्रथम भाग, लेकिन इसको एडिट करके वापस कुंभा द्वारा लिखा गया था, इसका जो नाम रखा गया राजवर्णन। फिर जो नेक्स्ट जो विद्वान आते हैं, जो दरबारी विद्वान आते हैं, वो मेहाजी है, कुंभा के जो नेक्स्ट विद्वान है जो दरबारी। मेहाजी भी कुंभा के जो इंपॉर्टेंट दरबारी विद्वान थे। ठीक है, मेहाजी की पुस्तक है तीर्थमाला। ठीक है, मेहाजी एक बार इसमें तीर्थों की जानकारी है। ठीक है, मेहाजी द्वारा किए गए तीर्थों की जानकारी। एक बार तीर्थ करके आए थे यानी मेहाजी, तो कुंभा ने बुलाया भाई आप कहाँ कहाँ पर जाके आए, मेरे को जानकारी दो। तो मेहाजी जानकारी दे रहे थे, तो कुंभा ने कह दिया होगा कि भाई ठीक है, क्या जानकारी देते हो, मौखिक जानकारी मत दो, और आप तो इस पर एक पुस्तक लिख दो और उसी के अकॉर्डिंग मैं जानकारी ले लूंगा। ठीक है, तो मेहाजी ने इस प्रकार तीर्थमाला पुस्तक लिखी, इसमें तीर्थों की जानकारी है। मेहाजी ने बताया कि मैंने 120 तीर्थ स्थानों को तीर्थ किए हैं। ठीक है, भाई 120 तीर्थों के बारे में अगर बताते कुंभा को तो कुंभा वैसे ही परेशान हो जाता। तो कुंभा जी ने बोल दिया मेहाजी को, भाई आप तो एक पुस्तक लिख दो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जानकारी ले लूंगा। ठीक है, तो तीर्थमाला पुस्तक लिख, ये कोई नहीं पूछेगा भाई, ये नहीं पूछेगा, वैसे मैं जानकारी के लिए लिख दी। 120 तीर्थों की जानकारी है, तीर्थमाला पुस्तक है मेहाजी की। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे मंडन की। मंडन देखो कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, मैं आपको बता दिया पहले, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। मंडन की जो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था, इसकी जो पुस्तक है मंडन की वो मैं लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। वास्तुसार, एक देव मूर्ति प्रकरण है, और भी पुस्तकें जो मैं लिखता हूँ। वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण। ठीक, देखिए वास्तुसार है, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ और रूप मंडन। वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन और प्रसाद मंडन। ठीक है, देखिए जो ये रूप मंडन है, जो ये मूर्ति कला की जानकारी देती है। ठीक है, रूप मंडन है जो मूर्ति कला की जानकारी देती है, और जो कोदंड मंडन है ये धनुष निर्माण की जानकारी देती है। ठीक है, ये देखिए ध्यान रखना भाई आप, रूप मंडन है जो मूर्ति कला की जानकारी देती है, और कोदंड मंडन है ये धनुष निर्माण की जानकारी देती है। ठीक है, वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन और जो प्रसाद मंडन। ठीक है, ये जो राजाओं के महल है, जो महलों के निर्माण की जानकारी देती है, प्रसाद मंडन। ठीक है, मंडन की पुस्तकें ये 5 पुस्तक, सॉरी ये 6 पुस्तकें हैं, उनके बारे में आप ध्यान दे लेना ढंग से। और फिर इनके बाद में बात करते हैं नाथा की, जो कुंभा के दरबारी विद्वान थे नाथा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ नाथा। उधर देखिए कान्व व्यास, मेहाजी, मंडन, इधर ये नाथा है, ये भी दरबारी विद्वान थे कुंभा के। ठीक है, चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे यहाँ। देखिए नाथा मंडन का भाई था, नाथा मंडन का भाई था, ये ध्यान रखना। ऐसे कोई, हालांकि एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे भाई मंडन का भाई कौन था, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, नाथा मंडन का भाई था। और जो नाथा की पुस्तक थी वास्तु मंजरी। ठीक है,
ठीक है, इतनी जानकारी ना था कि एक पुस्तक है वास्तु मंजरी। फिर इसके बाद में गोविंद की बात करते, गोविंद मंडन का बेटा था। ठीक है, गोविंद मंडन का बेटा था, गोविंद की पुस्तकें लिखते था। देखिए गोविंद मंडन का बेटा था। ठीक है, और इसकी पुस्तकें थी द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी। ठीक है, ये द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि और सार समुच्चय। ठीक है, चार पुस्तकें थी, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि और सार समुच्चय। जो कलानिधि है मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। ठीक है, ठीक है, ये मंदिर का शिखर है, इसकी जानकारी देती है। ये सार समुच्चय है, ये आयुर्वेद की जानकारी देती है। ठीक है, गोविंद की पुस्तकें द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि और सार समुच्चय। कलानिधि शिखर निर्माण की जानकारी देती है और सार समुच्चय आयुर्वेद की जानकारी देती है। जो द्वार दीपिका है, जो दरवाजे बनते हैं उनके निर्माण की जानकारी देती है। ठीक है, ये जो दरवाजे होते हैं जो किलों में मंदिरों में, ठीक है, दरवाजों के निर्माण की जानकारी देती है। फिर इसके बाद में रमाबाई की बात करते हैं। देखिए रमाबाई कुंभा की बेटी थी, ये भी पिता की तरह एक संगीतज्ञ थी, महान संगीतज्ञ थी। इनको जो एक परगना दिया गया था, जावर परगना। देखिए इनके पति की मौत हो गई थी, ठीक है, पति का निधन हो गया था रमाबाई के पति का, तो ये वापस पियर में आकर रहने लगी थी। कुंभा द्वारा फिर इनको जावर परगना दिया गया था। कुंभा की बेटी थी रमाबाई। लेकिन इनको एक इम्पोर्टेंट परगना दिया गया था जहाँ से चांदी की खाने मिली थी, लेकिन रमाबाई को दे दिया था। भाई ये कैसे क्या कर पाएगी, तो इस हिसाब से इसको दे दिया था। पति का निधन हो गया था रमाबाई के पति के, तो इनको भी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार जावर परगना दे दिया गया था। कुंभा की बेटी थी, महान संगीतज्ञ थी, और इनके पिता जो कुंभा भी संगीतज्ञ थे। ठीक है, और जो रमाबाई की एक उपाधि थी वागीश्वरी, संगीतज्ञ होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी वागीश्वरी। ठीक है, उपाधि थी। ठीक है, रमाबाई कुंभा की बेटी थी, जावर परगना दिया गया था, संगीतज्ञ थे, वागीश्वरी इनकी उपाधि थी। और जो कुंभा के गुरु थे हीरानंद मुनि थे, और जो संगीत गुरु थे वो सारंग व्यास थे। एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संगीत गुरु सारंग व्यास थे कुंभा के। और जो पॉलिटिकल गुरु थे वो हीरानंद मुनि थे। ठीक है, दो गुरु थे कुंभा के, एक जो संगीत के गुरु थे सारंग व्यास, और जो पॉलिटिकल गुरु थे वो हीरानंद मुनि थे। ठीक है, एक दरबारी विद्वान था तीला भट्ट। ठीक है, ये भी दरबारी विद्वान था जो तीला भट्ट, ये भी दरबारी ही थे, भाई दरबार में रहते थे, संगीत गुरु और जो पॉलिटिकल गुरु थे कुंभा के। ठीक है, इनके अपन यहाँ तक चर्चा कर लिए। रमाबाई, देखिए ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक कुंभा की जो ये उपाधि पूछी जा सकती है जो रमाबाई की। ठीक है, कुंभा के जो दरबार में जैन विद्वान थे, मैंने आपको पहले बताया था, आगे चर्चा करेंगे तो अब बात करते हैं। कुंभा के जो जैन दरबारी विद्वान थे उनकी बात करते हैं। 4 जैन दरबारी विद्वान थे कुंभा के।
एक जयशेखर था भाई, ठीक है। 4 विद्वान थे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, देखिए सोमदेव सूरी अलग है, सोम सुंदर सूरी अलग है, भुवन कीर्ति अलग है, जयशेखर अलग है। 4 जैन दरबारी विद्वान थे। इससे पता चलता है अपने को कि कुंभा ना कि ओनली हिंदू विद्वान हिंदू राजा ही नहीं था, और जो समुदाय थे उनके ऊपर भी ध्यान देता था, यानी जैन समुदाय पर भी ध्यान देता था, ठीक है। तो जो जैन दरबारी भी रखते थे जो कुंभा अपने दरबार में। फिर एक और फैक्ट है कुंभा का, एक कुंभा ने जो जैन तीर्थ यात्रियों पर एक कर लगता था उसको भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। ठीक है, अपन यहाँ तक चर्चा की है। दरबारी जो कुंभा के दरबारी विद्वान थे उनकी बात की है, कुंभा के जो स्थापत्य कला की बात की है, और कुंभा के साहित्य की बात की है, ठीक है। कुंभा की उपाधियां बसती है, देखिए कुंभा की उपाधियां अपन कल वाली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि भाई क्लास लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि क्लास लंबी हो, ठीक है। और देखिए क्लास छोटी होगी तभी आपके आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। कल अपन ने कुंभा की जो विजय अभियान थे उनके बारे में पढ़ा था, और आज अपन कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो स्थापत्य कला और साहित्य और जो कुंभा के जो दरबारी विद्वान हैं इनके बारे में जाना। कुंभा की वैसे 6-7 उपाधियां, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से कल बात कर लेंगे, थोड़ा सही समझ में आएगा। वैसे क्लास छोटी होने के कारण मैं थोड़ी जल्दीबाजी में बता दूंगा तो समझ में सही नहीं आ पाएगी, ठीक है। और कुंभा की जो हत्या के बारे में बताऊंगा, कुंभा की हत्या जो उनके बेटे उद्दा के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।